Good morning, all students. In today's session, 6th standard science, we shall learn chapter number 3. Now I shall be sharing the screen and you will get some PPT slides and textbook page in form of PDF, and accordingly we will learn the chapter. सर आपका आवाज नहीं आ रहा। वो क्यों कर रहे हैं? ओके बच्चों, जैसे कि आप सब अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहली स्लाइड जो पीपीटी की है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम ई लर्निंग. दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 6 subject science and chapter 3 diversity in living things and their classification. ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का कुछ भाग, few topics we shall learn today. So let's start our topic for today. Our topic is structure of plant. I have taken two topics today, structure of plant and types of plant. Dear students, as you are from semi-English school, so your textbook is in English. But as we all know, previously you had your EVS in Hindi. So I shall be explaining in both the language so that you get it, you understand. अब structure of plant और types of plant, ये दोनों ही आवाज नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और टाइप्स ऑफ प्लांट, ये दोनों भी टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे और बीच में आपको कुछ समय दिया जाएगा जब आपको जो भी आपके डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, आप उसको पूछ सकते हो। और जब तक कि आपको पूछने के लिए नहीं कहा जाएगा, आप ध्यान से सुनिए, आपको समय दिया जाएगा, तब आप एक एक करके टर्न बाय टर्न अपना डाउट जो भी है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डिफिकल्टी है, वो आप पूछ सकते हो। आप जैसे मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो as you can see, 5 parts can be seen. वनस्पति की जो संरचना होती है उसमें मुख्य रूप से ये 5 भाग होते हैं. The uppermost word or the part you can see here is leaf, fruit, flower, stem and then root. Up to down अगर हम जाते हैं तो ऊपर से हमें यहाँ पे जो स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, स्टेम है और रूट है. This picture may not be so visible for you, so I have got one more picture for you. Here it is. Parts of plant. As you can see, the picture is clearer here. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्लांट के जो पार्ट है उनके नाम के साथ उनका फंक्शन यानी उनका कार्य भी दिखाई दे रहा है आपको. आई विल रीड आउट दिस फॉर यू. राइट साइड में ऊपर से अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है फ्लावर यानी फूल, देन लीफ यानी पत्ते, फ्रूट यानी फल और स्टेम यानी कि तना. अगर आप देखते हैं कि इन चारों पार्ट्स को एक ब्रैकेट बना के बताया गया शूट सिस्टम, और उसके नीचे जो है दूसरा पार्ट है वो है रूट यानी जड़, और वहां लेफ्ट साइड में आपको बताया गया रूट सिस्टम. Dear students, as you all know that when we see the plant, the upper portion of the plant which is above the ground is known as shoot system, and the portion which is below the ground surface is called as root system. शूट सिस्टम जो कि जमीन के ऊपर होता है उसमें आपको फ्लावर यानी फूल, लीफ यानी पत्ते, फ्रूट यानी फल और स्टेम यानी तना, ये पार्ट्स आपको जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं. और रूट यानी जड़, ये पार्ट आपको जमीन के नीचे होता है जो कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम पौधे को उखाड़ते हैं तब हमें ये जड़ दिखाई देती है. कुछ
पेड़ों में जो जड़ होती है वो जमीन के ऊपर भी आ जाती है और हम उसको देख सकते हैं। और कुछ पेड़ों में तो हमें हैंगिंग रूट्स ऐसे भी दिखाई देते हैं, लटकती हुई जड़ भी देती है। आज हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ प्लांट को डिटेल में स्टडी करेंगे आपके क्लास के कंटेंट के हिसाब से। Dear students, you have this page. This is the PDF of your textbook. Science, it is on page number 19, the structure of plant. I shall read the text here, the passage which is given here, I'll read and I'll explain. As you can see here, the first portion, structure of plant. Now I have taken the full page, so it might be little smaller and it might not be easily readable. So I'll show you the next slide here, the structure of plant. अब आपको मोबाइल स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसको भी ओपन करके पेज नंबर 19 से पेज नंबर 22 इसका हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड टाइप्स ऑफ प्लांट, ये हमारा पेज नंबर 19 से पेज नंबर 22 तक के है। आप टेक्स्ट बुक भी ओपन कर सकते हैं और आप मोबाइल स्क्रीन पर भी इसको पढ़ सकते हैं एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. Plant structure can generally be divided into two parts. The stem, above the ground, and root, which grows below the ground surface. The root, stem, and leaves are the main parts of plants. From time to time, plants bear flowers for reproduction. Flowers are transformed into fruits. Fruits have seeds. Seeds give rise to new plants. So this was the reading portion. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इंग्लिश टू इंग्लिश जो है कुछ बच्चों को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है और सिर्फ रीडिंग से उस टॉपिक का हर एक चीज हमें समझ में नहीं आती है। सो आई विल एक्सप्लेन नाउ। प्लांट स्ट्रक्चर, वनस्पति की जो संरचना है इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। द स्टेम, जैसे अभी मैंने फोटो के साथ में बताया था पहले स्लाइड में, द स्टेम यानी कि तना, विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर बढ़ता है। द रूट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड सरफेस, जड़ का हिस्सा यानी जड़, ये जो अवयव है ये जो जमीन के नीचे बढ़ती है। द रूट, द स्टेम, लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, लीव्स यानी पत्तियां, ये प्लांट्स यानी कि पौधे के या वनस्पति के मुख्य भाग है। फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बेयर फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन, समय समय पर पौधों में फूल आते हैं। फूल आते हैं जो कि उसके पुनरुत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। पुनरुत्पादन मतलब जब एक पौधे से दूसरा पौधा जन्म लेता है। फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट्स, और फूलों से ही फल बनते हैं। ट्रांसफॉर्म लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है तब्दील होना, चेंज होना, बदलना। तो फूल से ही जो है वो फल बनते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स, फ्रूट्स यानी कि फल, उनमें बीज होते हैं। बच्चे आप सभी ने आम खाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आम के साथ साथ बहुत सारे आपने फल खाए होंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर आम के अंदर जो गुठली होती है वो उसका बीज होता है, सीड, और उसी से जब उस गुठली को फिर से बोते हैं दूसरा जो है आपका पेड़ जन्म लेता है। ऐसे ही दूसरे और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनके बीजों से दूसरा नया पौधा पैदा होता है। सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और इन्हीं बीज से नया पौधा जो है वो जन्म लेता है। So this was our introductory part of structure of plant. Now we shall see each part in detail. The first part given to you is the flower. बच्चों आपको अभी स्क्रीन पर एक पैसेज दिखाई दे रहा होगा और उसके साथ में एक बहुत ही सुंदर सा चित्र दिखाई दे रहा होगा। बच्चों ये चित्र है एक फूल का। येलो कलर का जो आपको फूल दिखाई दे रहा है गुड़हल हिबिस्कस। मैं भी यहाँ पे पैसेज आपके लिए पढ़ देता हूँ। द फ्लावर, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. It is connected to the stem by a stalk which may be long or short. A flower has a typical color and shape. The flower is important means of reproduction. बच्चों फ्लावर यानी फूल जो होता है वो सबसे आकर्षक
अवयव होता है किसी भी वनस्पति का, आकर्षक भाग होता है। यह एक छोटे डंठल, स्टॉल्क लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि डंठल। लॉन्ग और शॉर्ट, ये जो डंठल है ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, इसके द्वारा तने से जुड़ा हुआ होता है। अ फ्लावर हैज अ टिपिकल कलर एंड शेप। एक फूल का अपना एक विशिष्ट रंग होता है और एक आकार होता है। द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फूल जो होता है वो एक पुनरुत्पादन का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। फूल से ही फल बनते हैं और फल में बीज होते हैं और बीज से ही नया पौधा जन्म लेता है। Now we shall move to the next part of the plant. Here comes the stem. Dear students, just remember all the parts because then afterwards you have to answer all these questions. तो आपको सब ध्यान से सुनना है, जो भी पिक्चर्स आपको स्लाइड्स पर बताए जा रहे हैं उसको ध्यान से आपको देखना है, so that when we will review it you will be able to answer. The stem, the height, shape and size of a plant depends upon the stem. The stem carries out the function of production, conduction, and storage of food. In some plants, it has the function of reproduction. It gives support to other parts of the plant. बच्चों, stem यानी कि तना, the height यानी ऊंचाई, shape and size, पौधे का आकार जो होता है वो डिपेंड करता है उसके तने पर। द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन स्टेम। जैसे उसका तना होगा उसके आधार पर उस वनस्पति का, उस पौधे का आकार होता है, ऊंचाई होती है। द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। बच्चों, जैसे एक साधारण सी बात है, मैं यहाँ पर पौधे के बारे में बताने से पहले कुछ और बताऊंगा आपको। जस्ट होल्ड ऑन। Okay, due to some connectivity issue, I am back here again. The stem, stem यानी तना, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। Stem carries out functions of production. Stem यानी तना जो होता है वो production, conduction and storage of food ये काम करता है। बच्चों, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दादा दादी और भी परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। तो उसमें एक प्रश्न है मेरा, अगर हम देखें तो जनरली सामान्य तौर पर हमारे घर में खाना कौन बनाता है? हमारे घर में खाना जो है मुख्यतः हमारी माताजी बनाती है। तो खाना बनाने का काम क्या किनका होता है? माताजी का होता है। साधारण पे और भी लोग बना सकते हैं, लेकिन हम एक साधारण तौर पर मानते हैं। तो बच्चों, उसी तरीके से पौधे में खाना बनाने का जो काम होता है वो मुख्य रूप से अगर हम देखें दो लोग करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ फूड, तो तना भी ये काम करता है और आगे की स्लाइड में आप देखेंगे तो पत्तियां भी ये काम करती हैं। जैसे अगर मैं घर की बात करूं तो अगर दादी है और आपकी माता जी है तो दोनों मिलके खाना बना सकते हैं। तो इस तरीके से खाना बनाने का काम जो है यहाँ पर पौधों में कुछ पार्ट जो है स्टेम द्वारा और कुछ काम जो है हमारे पत्तियों द्वारा किया जाता है। कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, बच्चों इसका मतलब होता है जैसे वनस्पति आप देखते हैं, अभी आपको बताया गया रूट से लेकर लीव्स तक की होती है। अब वनस्पति एक पौधा भी हो सकती है और एक बहुत बड़ा महाकाय पेड़ भी हो सकता है। तो हर पार्ट को खाने की जरूरत होती है, न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। तो ये जब खाना बनता है वनस्पतियों के अंदर,
तो ये खाना एक तरफ से दूसरी तरफ यानी एक हिस्से से दूसरी तरफ पहुंचाने का काम जो होता है वो भी ये तना स्टेम करता है। इन सम प्लांट्स इट हैज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों अभी जैसे आपको बताया गया था फ्लावर जो है फूल जो है वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, लेकिन कुछ पौधों में यह काम तने द्वारा भी किया जाता है। इसलिए लिखा गया है इन सम प्लांट्स इट हैज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो तना होता है ये वनस्पति के जो दूसरे अवयव होते हैं उन्हें सपोर्ट भी प्रदान करता है, आधार भी प्रदान करता है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द लीफ यानी कि पत्तियां, लीफ सिंगुलर है, एक पत्ता। द लीफ इज फ्लैट, इट प्लेज एन important रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। बच्चों जो पत्ते होते हैं ये बहुत से आपने पत्ते देखे होंगे और मैं ऐसा समझता हूँ कि बच्चों को जब हम गार्डन में जाते हैं, जब हम घूमने जाते हैं तो पत्ते और फूल बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पत्तों से बहुत खेलते भी है बच्चे और एक जनरल टेंडेंसी ऐसी होती है हमारी, मेरी ये अपनी पर्सनल सोच है कि अगर हम ऐसे ही किसी बाग में जा रहे हैं और या किसी जंगल जैसे एरिया में हम जा रहे हैं तो अगर हम पौधे के या पेड़ के एकदम नज़दीक से गुजर रहे हैं तो हम पत्तों को तोड़ने लगते हैं, जो कि गलत बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक इंसान का एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, जैसे उसका हाथ जाता है वो पत्ते तोड़ने लगता है। तो जिस तरीके से फूल आकर्षित करते हैं वैसे पत्ते जो है वो भी सजीवों को, न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि अन्य प्राणियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बच्चों यही इसी पत्ते के बारे में यहाँ पे बहुत कम अ, आपको जानकारी दी गई जो कि छठी कक्षा है। नेक्स्ट ईयर यू विल गेट मोर नॉलेज अबाउट दिस। सो जो है वो फ्लैट होता है यानी समतल होता है, प्लेन होता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड, जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया। जैसे हमारे घर में खाना बनाने का काम जो होता है हमारी माता जी करती है, ठीक है, वैसे ही और मैंने कहा था दादी भी करती है, वैसे स्टेम भी खाना बनाने का काम करता है और लीफ जो है वो भी खाना बनाने का काम करता है। इसलिए यहाँ लिखा है इट प्लेज द रोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड यानी खाना बनाने का काम। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। पत्तों के मुख्य दो प्रकार होते हैं, पहला सिंपल और दूसरा कंपाउंड। इसको सरल और संयुक्त भी कहा जाता है। आप स्लाइड में देख सकते हैं दो अलग अलग ऐसे तीन पत्ते दिए हैं। एक पहला उदाहरण जो है वो सिंपल लीफ का है, दैट इज ऑफ हिबिस्कस प्लांट, एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड लीफ एंड द एग्जांपल इज रोज। रोज यानी गुलाब आप जानते हैं, उसके पत्ते यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाए गए हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। We will move to the next slide. The fruit. बच्चों आपको जो स्लाइड दिखाई दे रहा है उस पर आपको एक बहुत ही अच्छा प्यारा और मैं समझता हूँ कि ये फ्रूट सबको पसंद आता होगा। ये फ्रूट है हमारा मैंगो। फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स। फ्रूट्स कंटेन one or more seeds. The pods of beans and peas are actually fruits. बच्चों जैसे कि हम जब किसी बाग में जाते हैं, जंगल में जाते हैं तो हमें देखने में तो फूल अच्छे लगते हैं और हम पत्तों को भी हाथ लगाते हैं, लेकिन अगर भूख हमें लगेगी तो हम क्या खाएंगे? क्या हम पत्ते खाएंगे? क्या हम फूल खाएंगे? नहीं ना, हम क्या खाने की कोशिश करेंगे? उसके फल। अब जो फल हमें जितना ज़्यादा अच्छा लगता है हम वो तोड़ के खाने लगते हैं। ऐसे ही सभी सजीवों के साथ होता है, जो जानवर भी होते हैं वो फल खाते हैं। तो एक फल हमारे सामने यहाँ पर है मैंगो, जिसे हम किंग ऑफ द फ्रूट्स भी कहते हैं। फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकार के फ्रूट्स आपको देखने मिलते हैं। छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। फ्रूट्स कंटेन वन और मोर सीड्स। जैसे अभी इसी फ्रूट का उदाहरण लिया गया था, आम। आम के अंदर गुठली होती है, वो उसका सीड होता है, उसमें एक ही गुठली होती है, एक ही बीज होता है। लेकिन अगर मैं उदाहरण लूँ वाटरमेलन यानी तरबूज, तो उसमें बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार अलग अलग फलों में अलग अलग जो है सीड्स पाए जाते हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में एक, इस तरह से। द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर एक्चुअली फ्रूट्स। अगर इसे हम हिंदी में देखें यानी सेम, मटर, सहजन, ये सब जो है हमारे फ्रूट्स ही है। इसको हम फ्रूट्स ही कहते हैं। आप खुद सोच सकते हैं बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम कोई चीज सुन रहे हैं
उसको सुनने के साथ साथ हमें इमेजिन भी करते जाना है, एक तरह का कनेक्शन होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे आम, अभी आम के बारे में बताया गया, अगर आम के बारे में बताया जा रहा है तो आपको आम को इमेजिन करना है कि मैंने आम खाया था, उसमें से मैंने गुठली निकाली थी। अगर किसी ने आम नहीं खाया या किसी को आम नहीं पसंद है, कोई दूसरा बच्चा है, अगर कोई लड़की है वो सोचती है कि मैंने ऑरेंज खाया, संतरा खाया, तो उसको संतरे के बारे में सोचना है। और जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है उसको आपको ध्यान रखना है, आपको उसको उससे कनेक्ट करना है। जैसे आम का जो काम है, आम की गुठली जो होती है वो दूसरे आम के पेड़ का निर्माण करने में सहायक होती है। तो अगर आम नहीं पसंद, संतरा पसंद है, तो संतरे के भी बीज होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, वो संतरे के बीज, संतरे का पौधा, दूसरा जो संतरे का पेड़ है वो उगाने के लिए, निर्माण करने के लिए सहायक होते हैं। ओके बच्चों, आपको इस चीज का ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, द रूट, यानी कि जड़। Roots hold the soil firmly and anchor the plant. The main functions of the root are to absorb and transport water and nutrients from the soil. The roots of the carrot and radish also store food. They are There are two types of roots, taproot and fibrous root. Root यानी कि जड़, जड़ जो होती है वो जमीन के अंदर होती है, हमें जड़ दिखाई नहीं देती, लेकिन जड़ जो है वो भी एक बहुत मुख्य हिस्सा है। जैसे रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। जड़ जो होती है, जड़ के कारण ही पौधा एक जगह पर स्थिर होता है, मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रखने का और वनस्पति को आधार देने का काम जो है मुख्य रूप से जड़ द्वारा ही किया जाता है। द मेन फंक्शंस ऑफ रूट आर एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर। जड़ का दूसरा एक और मुख्य कार्य है, वो है एब्जॉर्ब यानी सोखना, ट्रांसपोर्ट यानी कि वहन करना। जैसे अभी मैंने बताया कि तने का भी जो काम होता है वो होता है खाने को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाना। तो जड़ का जो काम होता है वो होता है मिट्टी में से, जमीन में से पानी को एब्जॉर्ब करना, सोखना, और उसे तने के द्वारा दूसरे हिस्सों में पहुंचाना। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। बच्चों, जैसे हम जो खाना खाते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी, तो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो ये खाना नहीं खाते हैं। वो क्या खाते हैं? वो उन्हें जमीन के अंदर से पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट। और आप जानते हैं कि जब खेती की जाती है तब उस इसी खाद, ये जो पानी खाना होता है, पोषक तत्व जो है करते हैं। और यही है, आपने अगर ध्यान दिया होगा था, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस के बारे में अगली कक्षा डिश ऑल्सो स्टोर फूड। जैसे हर जगह पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कोई ऐसा पार्ट होता है जो एक से अधिक काम करता है। तो यहाँ पर हम जड़ के बारे में जो देख रहे हैं, तो कुछ जड़ें जो होती है वो खाना स्टोर करने का यानी सुरक्षित रखने का भी काम करती है। यहाँ पर दो उदाहरण दिए हुए हैं, कैरेट यानी गाजर, रेडिश यानी मूली। यानी ये जो जड़ हम जो खाते हैं, कैरेट जो होते हैं वो एक्चुअली उसकी जड़ होती है। जैसे हमने मैंगो खाया तो मैंगो तो फ्रूट हो गया, जैसे हमने ऑरेंज खाया, ऑरेंज भी फ्रूट हो गया, लेकिन हम लोग कैरेट भी खाते हैं, कच्चा खाते हैं। तो ये कैरेट जो है एक्चुअली क्या होती है, उसकी जड़ होती है, रूट्स होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स के यानी जड़ के दो प्रकार होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट को हम लोग मूसला जड़े कहते हैं, फाइब्रस रूट को हम तंतु में जड़े कहते हैं। तो ये जो हमारे दो टाइप्स ऑफ रूट्स है आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं और उसके उदाहरण भी दिखाई दे रहे हैं। टैप रूट, टैप रूट क्या होता है बच्चों? एक मुख्य जड़ होती है और उसमें से जो है जड़ें निकलती है अलग अलग। आप उदाहरण देख सकते हैं, हिबिस्कस और बैंयन। हिबिस्कस जो हमने फूल देखा था, उस पौधे की जो है जड़ जो है, पेड़ की जड़ इस तरीके से होती है। और बैंयन आप जानते हैं, बैंयन ट्री बहुत ही विशाल बड़ा होता है, उसकी भी टैप रूट होती है। दूसरा जो प्रकार है वो है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो आप देख सकते हैं उदाहरण, अनियन एंड ग्रास। अनियन यानी कि प्याज, आप देखते हैं उसकी जड़ें जो है इस तरीके से होती है, मुख्य जड़ में से ही बाकी जो जड़ें हैं
वो निकलती रहती है। तो इस तरह से हमने देखा रूट के दो प्रकार होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। और रूट के जो मुख्य कार्य होते हैं वो होते हैं, सबसे पौधे को, वनस्पति को, पेड़ को एक फर्म से यानी फर्मली दृढ़ता से एक जगह पर रखना। अगर जैसे ही आप देखते हैं तूफान आता है, बहुत जोर से तूफान होता है, जड़ें अगर उखड़ जाती है तो एक पेड़ भी अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह पाता, गिर जाता है। और जड़ों का दूसरा मुख्य कार्य जो बताया गया है वो होता है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को जमीन से एब्जॉर्ब करना और वनस्पति के पेड़ के दूसरे हिस्सों में पहुंचाना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यही फोटो आपको बताया गया था। इट इज अ रिकॉल, इट इज अ रिव्यू। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, these five parts of plant are mentioned. Now you know where they are and what are their functions: flower, stem, fruit, leaf and roots. पहले हमने सिर्फ उनके नाम देखे और बाद में उनके कार्य भी देखे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। So just remember this. Like shoot system has four parts: flower, stem, fruit and leaf. And the root system has only one part, that is root. Again you can see it is more clear. Now shoot system, flower helps in reproduction, उसका मुख्य काम, फूल से ही फल बनते हैं जो कि पुनरुत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था। पत्ते जो है फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। बच्चों, फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, वो आप इसके बारे में डिटेल अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ोगे। फ्रूट यानी कि फल, प्रोटेक्ट्स द सीड, बीज की रक्षा करता है। और स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट, आधार देता है पौधे को। और रूट जो है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, पानी और जो पोषक तत्व है उसको सोखता है। नेक्स्ट, नाउ रिव्यू व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बच्चों, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है और जैसे मैंने आपको कहा था, टर्न बाय टर्न आप लोग माइक ऑन करोगे और एक एक करके इसका जवाब दोगे। और पहले ये क्वेश्चन का आप आंसर करो, अगर आपको कोई डाउट डिफिकल्टी है तब आप उसको पूछ सकते हो। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, आप हैंड रेस करो, जिसका नाम लिया जाएगा वो बच्चा आंसर करेगा। जस्ट होल्ड ऑन। आप हैंड रेस कर सकते हैं या यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। जिस बच्चे को आंसर आ रहा है वो अपना सिर्फ माइक जो है वो ऑन करे, बोलना नहीं है। एक साथ में आंसर कभी नहीं दिया जाता है। वैशाली, आपका माइक ऑन है। आर्या सोनी, आपको आ रहा है आंसर? ओके, वी विल मूव टू द टॉपिक। हाँ, खुद ही बोल। What are the different parts of plant? सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट बताया गया था? It was shown it is a very beautiful and attractive part. Here comes, it is flower, cool, right? Then next part which was shown to you, can you recall what was explained, what was told to you? Yes, it is stem, तना. The third part which was shown to you was leaf, यानी पत्ते. The fourth part was fruit, मैंगो. मुझे लगता है कि ये बहुत ध्यान में रहेगा आपके. एंड नेक्स्ट पार्ट वाज रूट्स. रूट्स के हमने दो प्रकार भी देखे थे. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बट बिफोर मूविंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड यू कैन आस्क. ये आपको सेशन के बीच में समय दिया जा रहा है. उसके बाद में
एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वो एक्सप्लेन करने के बाद में आपको समय दिया जाएगा. सो टिल हियर इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क. अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो माइक ऑफ रखें. वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Classification of plants. Information of plants has been collected. While studying the in plants, they are classified for the sake of convenience on the basis of similarities and differences in their structure, their organs, and their other characteristics. बच्चों, आपने देखा, हमने अभी कुछ पौधों के नाम लिए, कुछ पेड़ों के नाम हमने यहाँ पे देखे. ऐसे लाखों प्रजातियों के बहुत सारे पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी पर मौजूद है. अब अगर हमें इन सब का अध्ययन करना है, इनके बारे में जानना है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको हम अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरी में इसको वर्गीकृत करें. और ये काम भी किया गया एक महान वैज्ञानिक द्वारा. अब हम क्या कैसे कर सकते हैं कि किसने ये काम किया, कि वनस्पतियों को बांटने का काम किसने किया. लेट्स सी. ये श्रेय जाता है हमारे साइंटिस्ट. The scientist Carolus Linnaeus made the first scientific classification of plants. Initially, it was his method of classification that was used by all. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैरोलस लीनियस, ये वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक रूप से पौधों को वर्गीकृत किया. और ये जो उनका मेथड था ये बहुत लोगों द्वारा अपनाया गया. कैरोलस लीनियस, आपको ध्यान रखना है, आपको उसको बार बार बोलना है. फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है ये वैज्ञानिक कौन थे, और इनका नाम था कैरोलस लीनियस. अगर आप इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करें तो इनको कार्ल लीनियस भी कहा जाता है. आप ढूंढ सकते हैं अलग अलग किताबों में, अलग अलग इंटरनेट की साइट्स पे इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, आप वो भी पढ़ सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Classification of plants. We can easily notice the differences in the shape and height of the plants in our surrounding. It is easy to classify the plants on the basis of this observation. बच्चों, जैसे आपके सामने एक चित्र है, आप इस चित्र में देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं. तो बहुत ही आसान हो जाता है अगर मैं आपको पूछूं कि आपको इन चित्रों में किस प्रकार की वनस्पति या किन प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं. तो आप बता सकते हैं कि नारियल का पेड़ है जो बहुत ऊंचा है, बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है जो बहुत विशाल है, बड़ा है, उसकी जड़ें जो हैं वो लटक रही है. उसके बाद में आपको केले का जो पेड़ दिखाई दे रहा है, बनाना लीफ आपको दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं. तो बच्चों, इसी तरीके से आकार की और ऊंचाई के अनुसार भी हम वर्गीकृत करते हैं. और दूसरे भी अन्य तरीके हैं जो भी आप अगली स्लाइड में देखने वाले हो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ट्रीज. Some plants grow tall. Their stem or trunk is hard and strong. They have branches at some height above the ground. They bear flowers and fruit for many years. Such plants are called trees. Trees are tall, big, and perennial. That is, they live for many years. बच्चों, ट्रीज यानी पेड़. सम प्लांट्स ग्रो टॉल. कुछ पौधे हैं वो बहुत ऊंचाई तक बढ़ते हैं. देयर स्टेम. अभी हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट में देखा था स्टेम. लेकिन जब एक पौधा बहुत ऊंचाई तक बढ़ता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इसको हम स्टेम न कह के इसको हम हिंदी में तना कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको ट्रंक कहते हैं. सो देयर स्टेम और ट्रंक इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. ये बहुत ही मजबूत होता है. दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबव द ग्राउंड. और इसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस है, वो जमीन से कुछ ऊंचाई पर होती है. दे बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर मेनी इयर्स. जो पेड़ होते हैं उनमें बहुत वर्षों तक के फूल और पत्ते, फूल और फल आते रहते हैं. उनका जो जीवन काल है बहुत लंबा होता है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. ऐसे जो वनस्पति है, पौधे हैं, इनको हम पेड़ कहते हैं. ट्रीज आर टॉल, बिग एंड पेरिनियल. पेड़ जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं और पेरिनियल होते हैं. PERENNIAL, पेरिनियल. और आगे लिखा हुआ है I.E. ये शॉर्ट फॉर्म है. इसको हम दैट इज पढ़ते हैं, यानी उदाहरण के तौर पे
या उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। तो पेरेनियल का शाब्दिक अर्थ होता है बहुवर्षीय, और लिखा गया है दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, यानी बहुत वर्षों तक के वो जीवित रहते हैं। यानी पेड़ मुरझाने के पहले या पेड़ की मृत्यु अगर हम कहें अन्य शब्दों में, तो तब तक वो बहुत वर्षों तक जिंदा रहते हैं। जैसे आप देखते हैं मनुष्य का जो जीवन काल होता है वो कुछ वर्षों का होता है, जैसे 70, 80, 90। पहले के लोग 100 साल जिया करते थे, लेकिन अब जो है मनुष्य का जीवन काल भी थोड़ा कम हो गया है। अब 50, 60, 70 इतनी मनुष्य की आयु होने लग गई है। तो वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है, और जीवन काल के आधार पर भी वनस्पतियों का वर्गीकरण किया जाता है, वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड इज श्रब्स। श्रब्स को हम झाड़ी भी कहते हैं बच्चों। श्रब यानी ये एक ऐसा पौधा है वो कुछ ऊंचाई तक बढ़ता है, वो पेड़ जितना ऊंचा नहीं होता। I'll read the text for you. Some plants grow close to the ground. They give out branches very close to the ground. They are shorter and smaller than trees, but they have a thick and hard stem. Oleander, hibiscus, lantana, coranti, and rose are shrubs that may grow up to 2 to 3 meters. बच्चों, जो ये झाड़ियाँ होती है, पौधे होते हैं, ये पेड़ जितने ऊंचे नहीं होते, उनसे छोटे होते हैं। दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू ग्राउंड। उनके जो शाखाएं होते हैं वो जमीन के नजदीक ही बढ़ते हैं। दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज। ये जो श्रब्स होते हैं या उनकी जो ब्रांचेस होते हैं वो पेड़ के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, बट दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम। बट इनके जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं और कठोर होते हैं। द ओलिएंडर, हिबिस्कस, लैंटाना, कोरांटी, रोज, ये जो भी उदाहरण दिए गए हैं ये सब श्रब्स के उदाहरण हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो ऊंचाई होती है 2 to 3 मीटर्स, 2 से 3 मीटर तक के जो पौधा होता है उसको हम श्रब की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है जो एक श्रब का है, एक पौधे का है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हर्ब्स। हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 meters tall। हर्ब्स जो होते हैं इसको अभी हम पौधा ही कहते हैं हिंदी में। आप जानते हैं कि हर्ब्स जो हैं आजकल तो हर्ब्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। हर्ब्स हम घर में भी उगा सकते हैं। जो पौधे होते हैं छोटे से गमलों में हम उगा सकते हैं, या एक छोटी सी हमारा अगर गार्डन होगा वहां पर भी हम हर्ब्स उगा सकते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वो 1 से 1.5 मीटर तक की होती है, 1 to 1.5 meters tall। The stems of herbs are green and quite flexible as compared to those of trees and bushes। जो इन पौधों की हर्ब्स की जो स्टेम होती है, तना होता है, वो हरे रंग का होता है और क्वाइट फ्लेक्सिबल होता है, यानी लचीला होता है। अगर हम पेड़ या बुशेस यानी कि हमारा जो झाड़ी थी उसकी तुलना करें तो उनके जो तने होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन हर्ब्स के जो तने होते हैं वो लचीले होते हैं। ओके, तो आप एक चित्र देख सकते हैं सामने हर्ब्स का। नेक्स्ट स्लाइड इज according to the size and height of their stem, plants can be classified into three types: trees, shrubs, and herbs। एक मिनट। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रीज सबसे बड़े अक्षर पे लिखा गया है क्योंकि सबसे बड़ा होता है आकार पे। श्रब्स यानी कि दूसरा झाड़ी, और हर्ब्स छोटे आकार में सबसे, यानी कि सबसे छोटा होता है ऊंचाई में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ट्रीज सबसे बड़ा, उसके बाद श्रब, उसके बाद में हर्ब्स। नेक्स्ट इज वाइन्स। Some vines need vertical support for growing, while some others spread on the ground. Climbers like the money plant have aerial roots. Have you seen the cucumber tendrils that look like a spring? Of what use could they be? Touch the stem of any vines. What do you feel? बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें आप जो हम बाग का बगीचे का देखते हैं, जाते हैं हम वहाँ पे, वैसा एक पिक्चर है जहाँ पर हमें बहुत सारे फ्रूट्स की जो है वाइन दिखाई दे
रही है, जैसे अंगूर मतलब होता है लताएं, तो कुछ वो उनके लिए लगती है, उन्हें तक के नहीं जा सकती, इसकी वर्टिकल सब, फिर उसे हम अंगूर, चित्र में भी आपको दिखाया है कि द्वारा आधार अंगूर की लताओं को यहाँ पर खड़ा किया गया है, और अंगूर यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लाइंबर्स लाइक मनी प्लांट हैव एरियल रूट्स। मनी प्लांट की जो लताएं वो हवाई जड़ें होती है, हवाई जड़ें मतलब वो आगे बढ़ती रहती है, और जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वो वहां पर बढ़ती जाती है। और जो भी उसको, जैसे आप मनी प्लांट आपने देखा होगा, हम घर में भी लगाते हैं, अगर हमने हमारे विंडो में रखा है, खिड़की में रखा है, तो उसकी जड़ें जो है वो आगे बढ़ती जाती है। उसको हम अगर थोड़ा सा आधार दे देंगे किसी भी चीज का, तो उसको लपेट कर वो जड़ें जो है जो लताएं हैं मनी प्लांट की, वह आगे बढ़ती जाती है। द स्टेम ऑफ अ क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन, इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। क्रीपर जो है वो भी अ, एक वाइन और क्रीपर, यानी कि हम लता ही इसको भी कहते हैं, बहुत ही मुलायम और हरे होते हैं, और अगर इसको आधार दिया जाए तो बहुत ही जल्दी जल्दी ये जो लताएं हैं ये आगे बढ़ते हैं, और वनस्पति का जो है वो ग्रोथ ज्यादा होती है। Now, as you can see on the slide, you can see the pictures of some boy, men, or old men. What I want to explain here is the human life cycle. This is the topic. This is the heading given here. आप लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, आपके छोटे भाई बहन ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद में एक बच्चे का फोटो है, लगभग 8 से 10 साल का। उसके बाद में एक टीनेजर बच्चा है, लगभग 13-14 साल का। फिर उससे बड़ा एक जवान लड़का आप बोल सकते हैं दिखाई दे रहा है, लगभग 20-22 साल का। उसके बाद में एक और आदमी है जिसकी उम्र हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 40-45 साल का होगा। और अंतिम में राइट साइड में आप देख सकते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो मुझे पता है बच्चों, ये देखते ही आप लोगों को आ गया होगा कि मैं इसमें से कौन सी कैटेगरी में हूँ। आप गेस कर सकते हैं, इसमें आप दूसरी कैटेगरी, लेफ्ट से दूसरे कैटेगरी में आप यहाँ पे हो सकते हो। और आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको रख के देख सकते हो कि मेरे पिताजी यहाँ पे कौन से उस पे लग रहे हैं, मेरे दादाजी कैसे हैं, मेरे चाचा कैसे हैं, इस तरीके से। तो ये बताने का मकसद यही था कि जैसे हम ह्यूमन लाइफ साइकिल को हम इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, वैसे ही पौधों में भी लाइफ साइकिल होता है, और उसके आधार पर उसको हमने श्रेणियां दी है। So here it is. The life cycle of a plant like jowar, sunflower is completed in 1 year. These plants are called annuals. The life cycle of plant like carrot, beetroot is of 2 years. They are called biennials. Shrubs like hibiscus and oleander and trees like mango and gulmohar live for several years and bear flowers and fruit. They are called perennials. According to the period of their life cycles, plants are classified as annuals, biennials and perennials. बच्चों, पौधों की जो आयु है उसके आधार पर हम उनको 3 कैटेगरी में रखते हैं, जैसा कि आपने पहला पढ़ा। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट लाइक ज्वार, ज्वार यानी ज्वार या सनफ्लावर, सूर्यमुखी जो होता है वो 1 साल तक जीवित रहता है, यानी ये जो हमारी वनस्पति है, इस 1 साल में ये खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे ही वनस्पति को हम लोग एन्युअल्स कहते हैं, 1 वर्षीय। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट एंड बीटरूट, कैरेट यानी गाजर जो होता है उसकी उम्र 2 साल तक होती है, इसे हम बाइनियल्स कहते हैं, यानी द्विवर्षीय, 2 साल में ये पौधा खत्म हो जाता है। और शब्द लाइक हिबिस्कस, ओलियंडर, मैंगो एंड गुलमोहर बहुत साल तक, ये जो बड़े पेड़ होते हैं वो जीवित रहते हैं, और इसे हम पेरिनियल्स कहते हैं। ये वर्ड हमने पहले भी देखा, पेरिनियल मतलब बहुत वर्षों तक के जो वनस्पति जीवित रहती है उसे हम पेरिनियल्स कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है, एनुअल्स यानी 1 साल, बायनियल्स यानी 2 साल, एंड पेरेनियल्स यानी बहुवर्षीय, बहुत साल तक। Now again I have transformed into some ascending order. As you can see, annuals given in small letters as per the size, then biennial comes, then perennials. So annuals for 1 year, biennials is bigger than that, so 2 years, and perennials biggest of all, that is for several years, many years. एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जैसे ह्यूमंस की हमने अभी यहाँ पे लाइफ देखी,
अंदाजन 100 वर्ष, 110 वर्ष तक के भी किसी की आयु होगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेड़ जो है अधिक से अधिक कितनी उम्र होगी? एक अंदाजा आप जरा सोच सकते हैं, सिर्फ मन में विचार कीजिए कि एक पेड़ की उम्र अधिक से अधिक कितनी हो सकती है पूरे विश्व में? अधिक से अधिक 100 साल हमने अभी ह्यूमन बीइंग्स की एज बताई है। क्या ये 200 साल हो सकती है? क्या ये 500 साल हो सकती है? मेरे हिसाब से 60 या 100। Okay, 60 या 100. I would like to tell you students, the trees can live up to 1000 of years. 1000 मतलब एक अमेरिका में ऐसा पेड़ पाया गया है, वैज्ञानिकों ने उसकी उम्र पता लगाई है, तो वो 2000 वर्षों से जीवित है। आप अंदाजा रखते हैं 2000 साल तक भी कोई पेड़ जीवित रह सकता है। ऐसे ही जो दूसरे पेड़ है वो 100 साल, 500 साल, 1000 साल तक भी जीवित रहते हैं। मैक्सिमम ईयर जो है वो हजारों में जाती है। वेरी गुड गेस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड वी विल मूव ऑन टू plants that bear flowers are called flowering plants, while the plants that never bear flowers are called non-flowering plants. Non-flowering plants may not have organs like roots, stems and leaves. बच्चों यहाँ पे plants लिखा गया है ब्रैकेट में flower, यानी फूलों के आधार पर भी एक कैटेगरी की गई है। जो पौधे फूल देते हैं, जिनमें फूल उगते हैं, उन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और जिनमें फूल नहीं उगते हैं उसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट उसको हम कहते हैं। Now next slide. You can just uh, think about this. I'll read out the question for you. Which scientist made the first scientific classification of the plant? कोई बता सकता है मैंने कौन से वैज्ञानिक का नाम बताया था जिसने वनस्पतियों का वर्गीकरण किया? आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। What are the types of plants according to the period of their life cycle? अभी हमने देखा annuals, biennials and perennials. अब आपको बच्चों होमवर्क का एक स्लाइड दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। आज का सेशन जो आपने अटेंड किया, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत कुछ इससे सीखा है, और क्वेश्चन के आंसर लिखने से, देने से, बोलने से हमारा जो भी ज्ञान है वो और दृढ़ हो जाता है, और हमें बहुत समय तक के वो याद रहता है। सो दिस इज योर होमवर्क, यू कैन नोट डाउन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। Okay, here we end the session. I have completed 2 topics. If anybody has any still No sir. thank you. सर ये क्वेश्चन लिख कर मैं भेज दीजिए। Okay. सर मेरे को भी लिखिए ना, मेरा भी लिखिए। भी लिखिएगा। Okay, the online session ends here. Standard 6, Chapter 3.